नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जो सियासत ऐसा लग रहा है कि कहीं करवट तो नहीं ले रहा है, या फिर वो उस सियासत की हम बात करने जा रहे हैं जो दशकों बाद जैसे लग रहा है कि एक वर्ग में कसमकस चल रहा है, छटपटाहट है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन एक तरफ है ना, कहते हैं कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ समुद्र है, तय नहीं कर पा रहा कि करें तो करें क्या। स्वाभाविक तौर पर व्यवस्था से लड़ाई लड़ने की उसकी अपनी प्रवृत्ति रही है और उस लड़ाई में कई बार उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा है। हम बात बिहार की सियासत में सवर्ण पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स जो इन दिनों हाशिए पर है। किसी भी दल में ले लीजिए, चाहे आरजेडी ले लीजिए, जदयू ले लीजिए या भाजपा ले लीजिए, तीनों पॉलिटिकल पार्टी, या कांग्रेस को ले लीजिए। कांग्रेस तो मान लीजिए अभी मतलब उस दौर से गुजर रही है कि अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तीनों दलों में एक दौर था जब सवर्णों का प्रभुत्व था और सवर्णों ने इन तीनों दलों को खड़े करने में अपना खून पसीना एक किया। कोई ये कह नहीं सकता है कि चाहे आरजेडी का हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो। आरजेडी में भी जब राजपूत और यादवों का जब तक गठबंधन रहा, सरकार बिहार में लालू यादव की रही। और एक दौर ऐसा आया जब जितने सांसद इनके जीत के आए थे, सारे के सारे लालू लड़ाबड़ी सब हार गए, चारों इनके राजपूत सांसद जीत के आए थे। वो दौर था। जैसे ही वो गठबंधन टूटा, राजद उसके बाद बिखरता चला गया, बहुत सारी चीजें हुई। इसी तरीके से जदयू में भी जब नरेंद्र सिंह, प्रभुनाथ सिंह जैसे, रामनसरे सिंह जैसे लोग मजबूत, जगन्नाथ मिश्रा को ले लीजिए, ये सारे लोग जब थे तो उस दौर में जो पार्टी 5 से 10 का वही फेज था, 10 से 15 भी वही फेज था। और जैसे जैसे ये लोग बाहर तक चलते गए, विद्रोह दिग्विजय सिंह से शुरू हुआ और हमें वो याद है कि सारी सीटों जीतने के बावजूद भी एक निर्दलीय सीट बांका से दिग्विजय सिंह जीत गए तो नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। वो दौर मुझे याद है। और एक एक करके जदयू के अंदर जितने सवार नेता थे सबको नीतीश ने दरकिनार किया और परिणाम ये हुआ कि 114 से ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का जो प्रभाव शुरू हुआ आज 40-41 पर पहुंच चुके हैं। ये वही दौर है। बीजेपी की भी यही स्थिति है। बीजेपी उस दौर में जब लालू और नीतीश साथ चुनाव लड़े थे, उन्हीं इलाकों में बीजेपी की जीत हुई। तिरहुत का वो इलाका मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया तक, जहां सवर्णों ने अति पिछड़ों के साथ जिस तरीके की सियासत लालू के खिलाफ गोलबंदी में किया था, वही एक इलाका था जहां से जीत कर वो आए थे। वो इलाका ऐसा नहीं था कि वहाँ जो बनिया का डोमिनेंस वाला इलाका हो या फिर अति पिछड़ों का वो इलाका जो बीजेपी के साथ कभी रहा हो, ऐसा कभी नहीं था। उस इलाके से अधिकांश सीटें जीत कर आई। 2015 में तो लैंडमार्क है कि जो सीटें जीत कर बीजेपी आई है उस सीट का क्या मतलब है। लेकिन बाद के दिनों में चंद्रमोहन राय जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया। वो दौर भी मुझे याद है कि सुशील मोदी और मंगल पांडे चंद्रमोहन राय जी के यहाँ पहुँचे थे और संयोग से हम बैठे हुए थे और चंद्रमोहन राय जी को मनाने की कोशिश हो रही थी। और आज जिस स्थिति में चंद्रमोहन राय जी हो, लेकिन अगर चंद्रमोहन राय की राजनीति को अगर किसी ने खत्म करने की साजिश रची, उसमें नीतीश और सुशील मोदी दोनों शामिल थे। जगन्नाथ मिश्रा के पॉलिटिक्स को खत्म करने में अगर चर्चा होगी तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों की होगी। प्रभुनाथ सिंह हो, नरेंद्र, मतलब तमाम इस तरीके के लोग हैं। सब कुछ ये इनका बिरादरी सहता रहा। अपने उम्मीदवारों को प्रभुनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, जितने इस तरीके के स्टार वार थे, जगन्नाथ मिश्रा, सबको हराता रहा। इसलिए कि एक दौर में उनको लालू का भय दिखाया जा रहा था और इस दौर में मोदी सामने आ गए। अपने तमाम लोगों को उन्होंने जात के नाम पर जो वोट करते थे या एक जो गठबंधन था, सारा गठबंधन टूट गया। लेकिन दशकों बाद ये समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। नौकरियों से बाहर कर दिया गया, टैलेंट रहते हुए भी। डोमिसाइल नीति का सबसे बड़ा अगर कोई विक्टिम आज है तो बिहार का सवर्ण है, क्योंकि उसका बाल बच्चा बाहर पढ़ता है, बिहार में उसे नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन हम आवाज़ नहीं उठा सकते। तो क्या रूढ़ी का आवाज़ और आनंद मोहन का कल का बयान कि भाई बूढ़ा बाल जिसको साफ करने की बात कर रहे थे लोग,
अब जो सत्ता में आएंगे बिना इसके मदद के कोई सत्ता में नहीं आ सकते। हमारे साथ सुधीर जी हैं, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया चीज़ों का। सुधीर जी से हम बात इसलिए कर रहे हैं कि उस दौर की राजनीति जब मंडल कमीशन चरम पर था 91 में, उस दौर में ये बीजेपी के साथ जुड़े और उस समय में लालू का वो पराक्रम, जात की राजनीति में बहुत कम लोग बयान देने के लिए सामने आते थे। उस दौर में ये बीजेपी के पार्टी दफ्तर में बैठकर सियासत की शुरुआत की और बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तो हम आज इन्हीं से जानना चाहते हैं, एक वैचारिक रूप से राजनीतिक प्रबुद्ध के हैं, इसलिए हम ये इनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो मेरा इनसे रिश्ता है, हमें लगता है कि बिहार की राजनीति की समझ, जबरदस्त समझ है। बीजेपी जो भी सोचे, बाकी लोग जो भी सोचते, मेरा मानना है कि इनकी राजनीतिक समझदारी जबरदस्त, एकदम कैलकुलेशन ऐसा जबरदस्त रहता है, आप सोच नहीं सकते। इसलिए आज हमने डिस्कोर्स में सुधीर जी को ही सामने लाया। सुधीर जी, ये जो बेचैनी दिख रही है अब सवर्णों में, उस बेचैनी का मतलब क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिहार के चुनाव में? देखिए, यह जो बेचैनी है यह लंबे समय से पल रहा है, लावा के रूप में, गुस्से के रूप में। एक अंदर से तड़प है लोगों का के अंदर कि लालू यादव को बनाने में भी भूमिका रही। आपने ठीक ही कहा, बीजेपी भी उस समय साथ थी लालू यादव का। जब पहला फेज चंद्रशेखर ही बनवाए, नहीं तो बनते नहीं। चंद्रशेखर अगर नहीं पॉलिटिक्स किए होते तो भी लालू यादव नहीं बनते। और बीजेपी ने साथ दिया, कैलाशपति मिश्रा का पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के लालू जी बने। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हुई और जो टकराव का फेज चला, तो अपना सब कुछ त्याग करके लोगों ने बीजेपी को, कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी को ताकत में लाया। और इतना ताकत में लाया कि आज बीजेपी ही बीजेपी देश भर में दिख रही है। लेकिन उसका जो प्रतिफल है उस हिसाब से समाज को नहीं मिला। आपने चूंकि रूढ़ी जी और के वहाँ की जीत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जीत का विषय और उसके बाद जो लोगों के बीच में हर्ष का, उत्साह का वातावरण और आनंद मोहन जी की प्रतिक्रिया पर आपने कहा, तो निश्चित रूप से ये जो बोल रहे हैं ये कोई अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, समाज में तड़प है और उस तड़प का ये प्रकटीकरण कर रहे हैं। जिन लोगों ने भाजपा को बनाने में, भाजपा के निर्माण में अपना अस्तित्व मिटा दिया, एनडीए के निर्माण में अपना अस्तित्व मिटा दिया। भूरा बाल की बात जिस समय लालू जी कहे नहीं कहे, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जब कह रहे थे तो नीतीश जी भी उनके साथ थे। अब मैं नीतीश जी को कोई दोषारोपित नहीं कर रहा हूं, अब आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, अब उनकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि वो मुखौटा मात्र भाजपा के षड्यंत्र के मुखौटा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति पर्दे के पीछे से कर रही है और सामने आकर के भी कर रही है, अपर कास्ट जो उसके निर्माण में जिसकी भूमिका थी, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मान करके उसको होशियारी से कैसे दरकिनार किया जाए, मीठी छुरी से कैसे जबह किया जाए कि पता भी नहीं चले और ख़त्म हो जाए। तो ये जो कर रही है, इसको समाज अच्छी तरह से परख लिया है और इस समाज का कंट्रीब्यूशन को याद से है। स्वतंत्रता के आंदोलन में, किसान आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में, साम्यवादी आंदोलन में, भूदान आंदोलन में, गरीब गुरबों के उत्थान में किसकी भूमिका है? ये तो यही राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इन्हीं वर्गों के, कायस्थ, इन्हीं वर्गों के लोगों ने किया। अपना ज़मीन दान किया, ज़मींदारी इनकी थी, राजशाही इनकी थी, शिक्षा इनके पास था, सारा चीज़ इनके पास था। उसको लोगों के लिए खोल दिया, अपना कोष, अपनी सारी क्षमता समाज के गरीब गुरबों के लिए लोगों ने लगाया, अपना त्याग किया। अपने कोई कमी नहीं थी, लेकिन समाज के निचले वर्गों के लिए काम किया। तो ये जो है, जो हो रहा है, निश्चित रूप से बताइए, इतने राजपूत सांसद बिहार से जीत कर गए हैं, किसी को मंत्री नहीं बनाया, तो कैसे गुस्सा नहीं होगा समाज में? और वोट कैसे दे रहा है 14 के बाद से? अश्विनी चौबे 2 बार जीते बक्सर से, जगतानंद सिंह जैसे बड़े नेता को 20% वोट नहीं दिया राजपूत। आज सुधाकर भले जीत जाए, लेकिन सुधाकर को 40% से ज़्यादा राजपूत वोट नहीं मिला है। आप बता दो, ये तो ब्राह्मण, भूमिहार सब जातियों में
मिथिलेश तिवारी के खिलाफ गुस्सा था बाहरी आदमी के चलते, और लगा लोगों को कि भाई ये क्या हुआ, अश्विनी चौबे का टिकट काट के मिथिलेश तिवारी को दे दिया गया, इसके कारण मिथिलेश की हार हुई। अदरवाइज सुधाकर को राजपूतों ने वोट नहीं दिया, ये आपको पता नहीं, मैं भ्रम का निवारण मैं कर देता हूँ। राजपूतों ने 40% मैक्सिमम वोट सुधाकर को दिया, रघुवंश सिंह जैसे नेता को दरकिनार कर दिया 20%, माने रघुवंश सिंह के शिष्य की पत्नी को 80%, बीना देवी को, रामा सिंह को, हाँ, और रघुवंश सिंह को 20% राजपूत वोट मुश्किल से दिया। प्रभुनाथ सिंह के सामने सिग्रीवाल जी की कोई हैसियत नहीं, सिग्रीवाल को 80% वोट मिला, प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ उनके बेटा के खिलाफ। तो इस ढंग से लोगों ने वोट किया हर जगह। तो लगता है भाई अपना हम सब कुछ मिटा के आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और आप हमारे साथ इस ढंग से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो गुस्सा तो होगा ही, और उस गुस्से का प्रकटीकरण हो भी रहा है, और अगला विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त रूप से होगा। और इस तमाम गुस्से के लिए हम लोगों ने इस तमाम प्रकार के उपेक्षा, अपमान और मानना के खिलाफ हम लोगों का प्लेटफॉर्म है, मैं बता दे रहा हूँ। जन सुराज में सारे जो है लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को देखिएगा, प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई पोस्ट डाल के देख ले किस प्रकार से उस पर कमेंट आता है। कहता है कि वीर बेटा है, दिलीप जायसवाल के बकरी के बोल बोला दिया, कान पकड़ के नाम नहीं लेता है। ये जो है अशोक चौधरी को बाप करा दिया, ये सारे लोगों को, किसी को बोली नहीं निकलती है सामने में, तो है ना बहादुर। और हमारा जो है बोलता है, मर्द है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के सबसे बड़ा राजपूत खानदान का प्रतीक उदय सिंह है, जिसके पिता, जिसके नाना, जिसके भाई, जिसकी माँ, जिसके बहन, सब, उससे बड़ा कोई राजपूत परिवार है बिहार में? सत्येंद्र नारायण सिंह के परिवार के रिश्तेदार, सीनियर टीपी सिंह ICS का बेटा, माधुरी सिंह का बेटा, NK सिंह का भाई, श्यामा सिंह और कृष्णा सिंह, राधा सिंह, दो IAS का भाई, इस प्रकार का पर्सनालिटी। तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है हर सवर्ण लोगों के लिए भी, जो इनकी उपेक्षा हो रही है, जिनका अपमान हो रहा है, जिनको लगातार हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है सर्वश्रेष्ठ। और मुसलमानों के लिए, जो हमारा परंपरागत संबंध रहा मुसलमानों से, बिहार में कहीं भी दंगे का इतिहास आप देख लीजिए संतोष जी, मैं आज आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, किसी दंगा में सवर्ण और मुसलमान के बीच में कोई लड़ाई कहीं नहीं हुई है, ये कभी टकराहट हुआ ही नहीं है। मुसलमानों ने हमारा सम्मान किया और हमने मुसलमानों को बचाया। यही कारण है कि मुसलमान जन सुराज के मंच पर एक स्वाभाविक आत्मीयता का अनुभव करता है। बाकी जगह तो उसका जो संबंध है वह जो है मजबूरी का संबंध है, उस पर भी चर्चा होगी। और समाज के दलित तबके हों, अति पिछड़े हों, सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग सबके सम्मान, सबका योगदान और बिहार का निर्माण, इस विषय पर चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबके लिए एक मंच भी दिया है। आपने दिया है, ठीक है, उस मंच पर भी लोग विचार कर रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो रूडी और आनंद मोहन की जो प्रतिक्रिया है, क्या उस प्रतिक्रिया का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि ये देखिए आखिरी चुनाव है, ये तय समझिए कि अगर बिहार के सवर्णों ने अपने नेताओं का साथ छोड़ा इस आधार पर कि हम NDA के साथ हैं, हम लालू से डर रहे हैं, जो भी बात हो, अगर वो आधार रहा तो हमें लगता है कि सवर्ण पॉलिटिक्स का ये अंतिम कह सकते हैं कि स्वाहा का कार्यक्रम होगा। तो ये बौखलाहट भी दिख रहा है, तो क्या उसका असर दिखेगा? निश्चित दिखेगा। और आनंद मोहन जी क्रांतिकारी नेता रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले रहे हैं। मैंने एक मीडिया चैनल को कभी कहा था कि आनंद मोहन को कोई पॉकेट में नहीं रख सकता है, वो विद्रोही स्वभाव के आदमी हैं। रूडी जी भी छात्र जीवन से राजनीति करते रहे, हम लोग देखे हैं, उनको जानते हैं। तो ये केवल घाव को छू करके और फिर बैक हो जाने से नहीं होगा, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। इस लड़ाई को निर्णायक तौर पर लड़ें और मुखर होकर के लड़ें। और जिन लोगों ने समाज की उपेक्षा किया है, उन लोगों को, समाज को जिन लोगों ने हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया है, टैलेंट को दरकिनार करने का काम किया है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। वह सज़ा देने का समय चुनाव भी है। इस चुनाव में मैंने जो कहा, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप बताइए कि सवर्ण मुसलमान का जो नेचुरल अलायंस हो सकता है, वह कहाँ हो सकता है?
वो तो भाई वो हमारे साथ हो सकता है। लेकिन आप नहीं देखिए, वो तो इस तरीके का डिवीजन कर दिया है मोदी के आने के बाद। देखिए मोदी सबसे जबरदस्त, ये पूरे देश में ये रिश्ता रहा और उसी रिश्ता के सहारे सियासत होती रही। तो उस सियासत को तो मोदी जी, अब तो मुसलमानों के साथ तो आप बात ही करना बंद कर दीजिए। आपके वजूद की जो लड़ाई है, देखिए आप कमजोर क्यों हुए? आप एक में सुधीर जी, आपने कमजोर क्यों, आप कमजोर कैसे हुए? आप उस राजनीति की तरफ चले गए जो राजनीति आपके उस रिश्ते को तोड़ा, दशकों से नहीं वर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी से। आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी लोग तजिया का शुरुआत करते थे तो दादी से आते थे, वो ठाकुरबाड़ी से करते थे। मेरे यहाँ तो ठाकुरबाड़ी से होता है, ठाकुरबाड़ी से होता था तजिया। उस रिश्ते को तोड़ा और उस रिश्ते के टूटने की वजह से ये राजनीति कमजोर हुई है। ठीक है, जनस्वराज उस पर कोशिश कर रही है। मेरा आखिरी सवाल कि क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, आनंद मोहन रूडी का जो प्रकटीकरण है या फिर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड दिख रहा है, जो गुस्सा दिख रहा है, क्या वाकई में वो वोट में परिणत होगा? क्या वो वोट में परिणत होगा? और मैं आपको बता रहा हूं अपनी बात, मैं अपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के बड़े नेताओं का विश्लेषण, बहुत बड़े नेताओं का विश्लेषण कि 50 सीट भाजपा को आना मुश्किल होगा इस चुनाव में। बता दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 50 सीट इस चुनाव में बीजेपी को नहीं आएगा। ये 53 जब आया था 15 में, तो किसी को भरोसा था क्या? 2 दिन पहले मंगल पांडे ने हमसे कहा कि सब सीटें आप हरा दे रहे हैं। सुशील जी समझ रहे थे थोड़ा सा। सुशील मोदी कहा कि नहीं लड़ाई बहुत टफ है। तो यही होने वाला है, देखिएगा 50 सीट भाजपा को नहीं आएगा। और नीतीश जी को तो कहिए दिया है प्रशांत किशोर ने कि 25 सीट नहीं पहुंच पाएंगे नीतीश जी। अच्छा एक बात बताइए, तो नीतीश जी हम लोगों के लिए कोई अब विषय ही नहीं रहे। नीतीश जी का तो सवाल, उस पर प्रशांत किशोर के मुद्दे पर कुछ चीजें हैं जिस पर सवाल होगा। अच्छा 2015 का जो बीजेपी का रिजल्ट, चलते चलते इस पर भी चर्चा कर ही लेते रहे कि उस समय में बीजेपी का एकदम स्टार वार हुआ करते थे। क्या चल रहा था आप लोगों के यहाँ? तो सोचा था कि इस तरीके से हार होगी? देखिए उसका कारण क्या था, मैं बात शुरुआती दौर में नहीं समझ सका था, लेकिन टिकट वितरण के बाद मुझे लगने लगा था कि जिस प्रकार से मंगल पांडे, सुशील मोदी, इन लोगों ने जो टिकट वितरण में, नागेंद्र नाथ, इन लोगों ने जिस ढंग से टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां की थी, और फिर धरातलीय जो रिपोर्ट मुझे जो आ रही थी जगह जगह से, तो मुझे लगने लगा था कि वी आर नॉट गोइंग टू मतलब परफॉर्म सो गुड। तो यही हुआ। हमने समीक्षा के दौरान सीट टू सीट मध्य बिहार, उत्तर बिहार, सब जगह जब हमने कहा तो भाई मुझे श्योर सीट कहीं नहीं दिख रहा है। ये 8 तारीख को रिजल्ट था, 6 तारीख को मैंने कहा तो मंगल पांडे को बुरा लगा होगा, कहा कि सब सीटें आप हरा दे रहे हैं। तो हमने कहा कि सब सीट को मैं कहिए जिता दूँ 2 दिन के लिए, लेकिन जो स्थिति है मैं बता रहा हूँ। पटना में नितिन और ये अरुण सिन्हा की सीट, गया में प्रेम कुमार की सीट छोड़कर मुझे इस इलाके में कोई श्योर सीट सेंट्रल बिहार में नहीं नजर आ रहा है। संजीव पर भी शक है, आनंद किशोर जी पर भी शक है, वो दोनों वही थे। तो उसमें जो है हमें की किशोर जी कहा कि नहीं हम तो 25,000 से जीतेंगे, 2,000 से जीते बेचारे। तो स्थिति उस समय मैं समझ गया था और मैं अपने साथी महामंत्री को कहा बाहर निकल के कि आपको कुछ जानकारी है? आप 150 सीट बोल रहे हैं, आपको 70 सीट आना मुश्किल होगा, आप 150 सीट बोल रहे हैं। तो 53 आया राम राम करके। तो वह स्थिति मुझे आभास था उस समय, जो इन लोगों के कुकर्मों के कारण, जिसे मंगल पांडे, नागेंद्र नाथ और सुशील मोदी उनके चंगुल में जा करके उन्होंने जो किया, उस कुकर्म के कारण वही स्थिति हुई। नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तमाम गठबंधन कुछ बना था, वही स्थिति नहीं होती। और आज तो नेतृत्व वहां पहुंच गया है जहां सम्राट चौधरी जैसा नटवर लाल हो, नाम जाल, डिग्री, सब कुछ जाली, उमर, दिलीप जायसवाल राजद कांग्रेस से घूमते हुए महानटवर लाल हो, संजय जायसवाल, डायरेक्टर मदन जायसवाल का कपूत हो जिसने अपने पिता की जान ले लिया, छोड़वा दिया भाजपा, बेचारे का निधन हो गया उसी में। उनको लगा कि मेरी तपस्या भंग कर दिया और उसका जमानत जब्त हो गया वहाँ राजद में, तो राजद से लड़ा, उसका जमानत जब्त हो गया। अब ये नेता है नित्यानंद राय, क्रिमिनल, मर्डरर, तड़ीपार नेता है। कौन नेता है? जैसे नीतीश कुमार के स्थिति हु आफ्टर नेहरू वाली हो गई। नेहरू के बाद कौन बड़ी चर्चा उस समय होती थी, तो नीतीश के बाद कौन? अब दिखता है कहीं कोई नेतृत्व। तो नीतीश जी तो बेचारे हो गए, दया के पात्र हैं, मुखौटा मात्र बन के रह गए हैं।
अपने होशो हवास में नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, क्या कर रहे हैं जानते नहीं है, क्या हो रहा है नहीं पता है। कुछ ऑफिसर और कुछ कोटरी मिल के शासन चला रहा है, और भाजपा केंद्र से लेकर बिहार तक उस षड्यंत्र में शामिल है। बिहार को इस प्रकार से एक माने अंधकार और बियाबान की ओर भाजपा धकेल रही है। तो इस राज्य का मुखिया अपने होशो हवास में नहीं हो, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं हो, और उसको एक स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है अपने लोगों ब्यूरोक्रेट्स को ये करके, तो आने वाले दिन में मैं बता रहा हूँ कि जो स्थिति होगी बिहार में, वह स्थिति यही होगी कि ये लोग कहीं हाशिए पर ये लोग रहेंगे, और लालू तेजस्वी को लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि लालू यादव को जब जैसे ही नाम तेजस्वी का आता है तो वही शासन, वही एरोगेंस, वही अराजकता, वही उदंडता लोगों को लगता है। नहीं सुधीर जी, यही चलते चलते ये बात हम कहते हैं कि आपकी पार्टी, देखिए आपकी पार्टी यही जो है, आप फिर से बीजेपी और जदयू को ही मदद कर रहे हैं। आपके ये जो लाइन है ना, वो लाइन बिहार में बदलाव का लाइन नहीं है। ये जितने गुस्से वाले वोटर हैं, उस वोटर को आप अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, और जैसे ही ये चीजें होंगी, चीजें नहीं बदलेंगी। कभी हम 2 मिनट सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। बिहार में नहीं 2 मिनट केवल, बिहार में गुस्सा आप क्या समझते हैं किसी एक समाज में है? उस गुस्सा से ये जो अभी जो वातावरण बिहार का है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? संतोष जी नहीं है, बताइए। सब जिम्मेवार है। तेजस्वी भी 3 साल सरकार में रहे ना नीतीश जी के साथ। कोई जाति बताइए कि इनके ये जो चल रहा है भूमि सुधार इनका तथाकथित, इससे कोई जाति खुश है क्या? ब्लॉक में, अंचल में, थाना में जो भ्रष्टाचार है, उससे किसी जाति, कोई जाति माने ऐसा है जो आहत नहीं हो। तो जब सब लोग दुखी है, तो ये सारी दुखी लोग कैसे एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे? क्या कोई जादवों को बख्शा गया है क्या? कोई जादव हमारे तरफ नहीं आएगा? हम तो जादव को भी अपने साथ, हम तो 70 टिकट देने वाले हैं, आपको जानकारी दे दें। 40 मुसलमान को और 30 जादव को हम टिकट देंगे, और हम उसी अनुपात में अपने साथ समाज के जो परिवर्तन के वाहक अपर कास्ट रहे हैं, उनको भी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये नीतीश कुमार और भाजपा अगर गलत है तो तेजस्वी लालू सही कैसे हैं? 15 साल पहले का शासन और 3 साल इधर का शासन। तो आखिर जनता को ये 35 साल से एक ही प्रकार के चेहरे को देखते देखते जनता को में बदलाव की जो तरफ है, वो बदलाव की तरफ का प्रतीक जनसुराज होगा। मैं पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ, कोई नया विकल्प, नया फ्रेश चेहरा, फ्रेश राजनीति, स्वच्छ राजनीति, तो इसलिए वो होगा, और सबका मंच होगा। और अपर कास्ट की जो बौखलाहट बेचैनी है, उसका सबसे अच्छा मंच जनसुराज ही है। चलिए, ये इनका ये स्टैंड है। स्वाभाविक तौर पर उस पार्टी के नेताओं में से एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मेरा सवाल आज भी उसी जगह पे है और उसी तरीके से खड़ा है। जब जनसुराज में वो वोट टर्न आउट होता है या कहा जाता है, ये तो वक्त बताएगा। क्या वाकई में ये वोट हटने से जो बिहार का 30 सालों से जो राजनीति चली आ रही है, उस राजनीति पर विराम लगेगा? ये भी बड़ा सवाल है। चलिए, इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।